Hello everyone, welcome to my channel The Commerce Catalyst. Today we are going to start the concept of accounts. Concept of accounts. So first you understand what is the meaning of accounting. What is the meaning of accounting? Meaning. What is the meaning of accounting? It means to keep the record every financial transaction relating to a particular person for a particular period in systematic and scientific manner. It means it means to keep the record every financial transaction relating to a particular person or a particular period in systematic and scientific manner. It means to keep the record every financial transaction relating to a particular person for a particular period in systematic and scientific manner. Now, what is the purpose? What is the purpose? To analyze, evaluate to the performance for a particular period. What is the purpose? To analyze or evaluate to the performance for a particular period. Just for example, the एंड कंपनी राम एंड कंपनी का हम एक अकाउंट्स बना रहे हैं। उसका पर्पस क्या है? उसमें इवैल्यूएट करना कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, बिकॉज अकाउंट्स नो द इम्पोर्टेंस। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस accounts is the looking glass of the business. What is the importance? Accounts is the looking glass of the business. जैसे कहता है दर्पण झूठ ना बोले। दर्पण झूठ ना बोले मीन्स कि अगर जब आप घर से निकलते हैं तो आप आईना के सामने खड़े होते हैं और ये देखते हैं कि आप बाहर जाने लायक हैं या नहीं, तो एक आपको आईना जो है, दर्पण जो है, वो आपको कहता है कि नहीं, यू आर ओके और आप बाहर जा सकते हैं। सो अकाउंट्स इज द लुकिंग ग्लास ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए अकाउंट्स क्या है? एक दर्पण के जैसे है, एक आईने के जैसे हैं, जो अकाउंट्स बताता है कि आप बाहर जाने लायक हैं। अकाउंट्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। Accounts is the life blood
ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? लाइव ब्लड है। लाइव ब्लड, जैसे एक शरीर में अगर ब्लड नहीं है तो वो मर जाता है, डेड हो जाता है। उसी तरह से अगर अकाउंट्स नहीं रहेगा किसी बिजनेस में, और अगर अकाउंट्स रहेगा भी और सही प्रिंसिपल से नहीं किया जाएगा, तो भी बिजनेस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। बिकॉज अकाउंट्स इज अ इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस। ये एक इंडिकेटर का काम करता है। अकाउंट्स इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। बैकबोन ऑफ द बिजनेस, ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जैसे एक शरीर में बैकबोन का काम है, रीढ़ की हड्डी का काम है, उसी तरह से अकाउंट्स का काम एक बिजनेस में है। अब हम आ रहे हैं कि ये जो भी डेफिनेशन है, लेकिन इस अकाउंट्स को हम बनाएंगे क्या? तो उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स से पहले मुझे जो जानना है वो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी भी मकान को बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? पिलर्स का। तो प्रिंसिपल से पहले हम पिलर्स की आवश्यकता पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पिलर्स क्या है हमारा इसमें? तो चलिए हम उसको बताते हैं कि पिलर्स क्या है, अकाउंट्स का पिलर्स क्या है। अकाउंट्स का पिलर्स क्या है? तो अकाउंट्स का पिलर्स जो है वो ये है कि हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। देयर आर टू मेन पिलर्स। देयर आर टू मेन पिलर्स। वन इज द रिसीप्ट and another is the payments. Receipt and payments. Payments. Receipt and payments. अब receipt से there are sub pillars. There are two main pillars and there are four sub pillars. The receipt and receivable. Like payment, the paid and payable. Paid and paid. So these four sub pillars and two main pillars are required for स्मूथ अकाउंटिंग। एक सही अकाउंट्स को करने के लिए ये 6 जो हमारे पिलर्स हैं, एक इसको हमें नॉलेज में रखना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे रिसिप्ट मीन्स ऑलरेडी रिसीव्ड। तो ऑलरेडी व्हाट रिसीव्ड? तो रिसिप्ट मीन्स टू गेट और एक्सेप्ट समथिंग बाय समबडी गिवन। So receipt means already received. Already received. That is indicate income. That is indicate income. And receivable means right to receipt. Right to receipt. Right to receipt. Now the receipt and payment is the two main pillars. So receipt is the two, receipt and receivable. And receipt means already have received and receivable means right to receive. So already have received means income, to get or accept something by somebody given. So this is the income. And another one is that the right to receive, that is the indicate. It is also known as AR. AR means accounts receivable. Accounts receivable. Accounts receivable. So accounts receivable, it is considered as a balance sheet item. It is considered as a balance sheet item.
AR. Now the paid and payable. These two sub-pillars, because already received and payment is the two main pillars, and received is the received and receivable, and paid and payable. So now we discuss about paid. Paid means already paid. That is the expenses. Expense. Already paid. And payable means liable to pay. Liable to pay. That is, it is also known as bills payable. Bills payable. Payable. Bills payable. So, liable to pay, bills payable. Now paid, already paid, that is expenses. Now what is the meaning of expenses? Expenses means to record when benefit are derived. Expenses means when benefit are derived, it is known as expenses. And bills payable. Bills payable. Bills payable. So bills payable, what is the bills payable? Bills payable is a liabilities. Bills payable is a liabilities, and it is also considered as the balance sheet item in liability side. It is also considered balance sheet item in balance sheet item in liability side. So now again we recap this thing. So first of all, you understand what is the meaning of accountancy. So it means to keep the record every financial transaction relating to a particular person for a particular period in systematic and scientific. Second one is the purpose. So what is the purpose? To analyze or evaluate to the performance for a particular period in systematic and scientific manners. And then importance. So what is the importance? So accounts is the looking glass of the business activities, accounts is the lifeblood of the business, and accounts is the backbone of the business. Now we have already discussed about the main pillars of accounts. So there are two main pillars, the receipts and payments. And receipt is division in two parts, that is the received and receivable, and payment is the paid and payable. So these four, received, receivable, paid, payable, these four are the sub pillars of accounts. So now the receipt means already received, so that is the income, and receivable means right to receive, so that is the AR is. So AR is a considered as a balance sheet item, that is the bills receivable, that is the asset side item, and it is also considered as a current assets. And expenses, so expenses to be recorded when the benefit are derived. Okay, so paid, so already paid, so that is the expenses. And payable means liable to pay, so already the received, but we haven't paid, so that is the bills payable. So it is also considered balance sheet item in liabilities. Now the focus, these four terminology, that is the income, expenses, assets, liabilities. These four terminology is required for making general entries. And one is the loss. So loss is also recognized from payment word having no chance of recovery and no benefit at right. लॉस किसे कहेंगे हम? लॉस उसको कहेंगे, लॉस कहाँ से आता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो लॉस इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज फ्रॉम पेमेंट वर्ड्स having no chance of recovery and no benefit at right.
न कोई चांस है रिकवरी का और न कोई बेनिफिट है। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन हमारे जो इंडियन जो अकाउंटिंग जो प्रोसीजर्स हैं या हम अकाउंटिंग बनाने के जो हमारे रूल्स हैं, वो जो है जिसको हम कहते हैं गैप, GAAP, GAAP, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, GAAP का रिक्वायरमेंट है नहीं। अब हम पहले ये सीखेंगे कि इसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो हमें जरूरत है वो 3 कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट की जरूरत है। मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो है हम इस 3 प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये 13th प्रिंसिपल हम धीरे धीरे एक प्रिंसिपल की बात करेंगे। अभी जो है इस 3 प्रिंसिपल जो है, 3 प्रिंसिपल जो है, टोटल देयर आर 13th प्रिंसिपल GAAP। इसको अगर हम कहेंगे तो ये क्या है, द जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो 13 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 13। ये 13 प्रिंसिपल पे बेस है। लेकिन अभी हमने आपको जो बताया इससे पहले, उसमें मैंने 4 बोले कि 5 टर्मिनोलॉजी को आपको माइंड में रखना है। तो आप जनरल एंट्रीज, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सभी जितने भी हैं वो आप उस बेस पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बिलीव मी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है उसे आप बना सकते हैं। और किसी भी लेवल के लिए, चाहे वो क्लास 11 के लिए हो, 12 के लिए हो, या इवन ग्रेजुएशन के लिए हो, या CSCPT के लिए हो, कहीं भी होगा, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। और इवन अगर आप किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो वहां पे आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे आप जो है रूल्स जो है डेबिट क्रेडिट का, उसको आप जरूर बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 कॉन्सेप्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट का, उसका नाम है पहला एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस हैज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेस हैज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। जैसे सपोज करो आपका नाम है राहुल, तो राहुल एंड कंपनी दोनों अलग है। अब सब ये क्या कह रहा है कि बिजनेस है सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। तो राहुल जो है वो और राहुल एंड कंपनी जो है ये दोनों अलग है। तो राहुल क्या है? ये एक बिजनेसमैन है, और राहुल एंड कंपनी इसका एक कंपनी है। तो सपोज कीजिए ये अपना पैसा राहुल एंड कंपनी को दे रहा है, तो इसका मतलब ये राहुल एंड कंपनी को ये पैसा, सपोज करो रुपीज 10 लाख इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसको दे रहा है? राहुल एंड कंपनी में। तो ये राहुल एंड कंपनी के लिए जो 10 लाख है क्या है? ये इनके लिए लायबिलिटीज होगी। ये मैं डिस्कस करूंगा बाद में जब मैं आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। अभी पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या मैंने बोला कि बिजनेस है सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन, ये जो है एक दूसरे से अलग है। दूसरा हमने अभी बोला कि डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये ऐसे ही है कि जिसका एक डेबिट होगा उसका क्रेडिट होगा। डुअल एस्पेक्ट मतलब अगर आप किसी को नमस्ते बोलते हो तो दूसरा वाला भी आपको नमस्ते जरूर बोलेगा। तो याद रखिएगा, इसको है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल में आता है। अब हम ऐसे लिखते हैं डेबिट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DR, और क्रेडिट इसको शॉर्ट में लिखते हैं CR। तो ये क्या होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होंगे तो उस ट्रांजैक्शन का जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, तो वो जब एक एंट्री होगी तो साथ साथ दूसरा भी एंट्री होगा। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब पहले के जमाने में लोग पढ़ाई करते थे तो वहाँ पे या पहले की जो परंपराएं थी उस समय में क्या होता था कि लोग बोलते थे कि रूप बड़ा कि गुण बड़ा। तो उस समय में लोग बोलते थे कि गुण बड़ा,
लेकिन अब ये है कि रूप भी बड़ा और गुण भी बड़ा, मतलब आपका रूप भी होना चाहिए, आप देखने में भी स्मार्ट हो और आपका काम भी स्मार्ट होना चाहिए, तभी इस मार्केट में जो है वो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो दोस्तों ये समझो कि आप डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी समझने से पहले हमें ये सीखना है, हमें पढ़ना नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि ऐसे बेस से सीखना स्टार्ट करिए अभी से, जो कि आपको आज 5 साल के बाद आप कहाँ पहुंचोगे उस चीज को सोचते हुए आप अभी से सीखना चालू कीजिए, ना कि पढ़ना। पढ़ना और सीखना में अंतर है। सीखना ये है कि आपने एक बार सीख लिया तो उसको अपने पास रख लो, और पढ़ना मतलब है अभी पढ़ लिया और एग्जाम होने के बाद फिर उसको भूल गया। तो पढ़ना नहीं है भाई, इसको क्या करना है, सीखना है। तो दैट इज द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये जितने भी चीज होंगी ना वो टर्म्स ऑफ मनी पे होगा। जो भी चीज होंगे ना यहाँ पे वो क्या होगा, मनी से होगा। क्योंकि अकाउंट का में है क्या कि आपको मनी, हमने यहाँ पे एक चीज लिखा था पहले कि अकाउंट्स और अकाउंटिंग में डिफरेंट है दोस्तों। अकाउंट्स में है जो सब कुछ आ जाता है, यानी अकाउंट्स में अकाउंटिंग भी आएगा, ऑडिटिंग भी आएंगे और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो अकाउंट्स में अकाउंटिंग जो है एक पार्ट है। अकाउंट्स में अकाउंटिंग जो है वो एक हिस्सा है, एक भाग है, एक पार्ट है। और अकाउंट्स में सभी समा जाते हैं, चाहे वो ऑडिटिंग हो और चाहे अकाउंटिंग हो, तो ये सभी अकाउंट्स के अंदर में आते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने 13th रूल्स की बात करें तो 13th रूल्स में अभी हम 3 रूल की बात कर रहे हैं जस्ट, जो आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपकी फर्स्ट बेसिक चीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, commenced business with cash। Rupees 10 lakhs। कैश या चेक जो भी देंगे आप यहाँ दे सकते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश, या कमेंस मीन्स क्या हो गया, स्टार्ट, यानी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस कर रहा है। तो स्टार्ट बिजनेस कर रहा है कैश से। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि राहुल एंड कंपनी। तो राहुल ने स्टार्ट किया। तो राहुल स्टार्ट कैसे किया, राहुल के पास पैसा था 10 लाख वो कैपिटल के रूप में, वो उसने किसको दे दिया, राहुल एंड कंपनी को। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। तो मैंने अभी आपको बताए थे कि यहाँ एक गोल्डन रूल भी होता है अकाउंटिंग का, जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, दैट वो आपको थ्योरी में लगेगा, लेकिन अब जस्ट आप समझिए सीधे। जो अभी हमने 4 टर्मिनोलॉजी और 5 का बताए थे जहाँ पे कि इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो डेबिट मीन्स क्या होता है, डेबिट मीन्स क्या होगा, ईदर एक्सपेंसेस और क्या होगा, एसेट्स होगा। और क्रेडिट मीन्स क्या होगा, ईदर इनकम और लायबिलिटी। डेबिट में क्या होगा, इधर एक्सपेंसेस, चाहे तो ये आपका एक्सपेंसेस होगा या क्या होगा, या क्या हो सकता है, आप डेबिट साइड में जो भी होगा वो चाहे आपका क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा या एसेट्स होगा। और क्रेडिट साइड में जो होगा वो क्या होगा, आपका चाहे इनकम होगा या लायबिलिटीज होगी, इनकम होंगे या लायबिलिटीज होंगे। और डेबिट में क्या होगा, एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा। अब इसी चीज को अगर आपने मन में रखा ना माइंड में, तो बिलीव मी आपका सभी जनरल एंट्री जो है वो बहुत बेहतरीन से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी कमेंस बिजनेस कैश, तो अभी हम राहुल एंड कंपनी का कर रहे हैं। तो राहुल एंड कंपनी में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो मैंने क्या बोला था कि जब पैसा आएगा तुम्हें, तो एक क्या हो गया, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और किस रूप में आ रहा है, तो ये कैपिटल के रूप में आ रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट।
अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऊपर में ऐसे डेबिट क्रेडिट लिखेंगे और में इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़िया से ले जाए, यहाँ पे फॉर्मेट मूवमेंट बना दें तो थोड़ा और अच्छा होगा। मैं इसको बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे हम डेबिट लिखते हैं और यहाँ पे हम क्रेडिट लिखते हैं, तो अभी क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में कितना आपने लिखा, 10 lakhs। अब हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ऐसे लिख के इसको करते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो अब इसके उससे क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप ये है कि इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बिजनेस एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। तो राहुल जो है एक बिजनेसमैन है और उन्होंने अपने नाम से राहुल एंड कंपनी का एक खोला है। तो राहुल एंड कंपनी का ये हम बुक्स बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड कंपनी। मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड कंपनी, मैंने एक तरह से लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड कंपनी। तो राहुल एंड कंपनी में हम जो है ये बुक्स राहुल एंड कंपनी का बना रहे हैं। तो राहुल एंड कंपनी में कहां से पैसा आ रहा है, राहुल ने दिया। तो राहुल एंड कंपनी का कर रहे हैं ना, तो जिसके लिए कर रहे हैं, जो जिसके लिए बुक बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है ये हमें बनाना है। तो ये अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और किस रूप में आ रहा है, चूंकि ये कैश इनका है नहीं, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज है, आज ना कल इनको रिटर्न देना पड़ेगा, उनको रिफंड करना होगा। तो ये कैपिटल के अकाउंट में ये जो है लायबिलिटीज है, तो इसीलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा, अब अगर यहाँ पे हम एक चीज कहते हैं कि अगर ये लिखे कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹5 lakhs। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹5 lakhs, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इट मीन्स कि परचेज जो कर रहे हैं मोहन से वो क्रेडिट में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कैसे समझेंगे कि क्रेडिट में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे नाम लिखा। और नाम कैसे कैसे हमें याद रहेगा, तो दोस्तों ये समझो कि जब अगर आप जाते हो कहीं पे लोकल में और अगर आप कोई सामान लेते हो और आप अगर उसको पैसे नहीं देते हो तो क्या होता है, वो पूछता है आपका नाम क्या है, उन्होंने आपसे नाम का नोट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर नाम है, अगर नाम नहीं रहता, सीधे रहता कि परचेज गुड्स ₹10 lakhs, इट मीन्स कैश में खरीदा, कैश में खरीदा, उसका कोई नाम नहीं पूछता है, जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हमने दूसरी की बात बोले कि दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिया कि परचेज गुड्स ₹5 lakhs फ्रॉम मोहन। तो ये जो नाम है ना बाबू, ये जो मोहन, ये मोहन इंडिकेट करता है कि क्रेडिट में लिया है, यानी उधार में लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे लिया है, मोहन से। अगर मान लीजिए कैश में लेता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। हाउ मच, 5 lakhs। फिर यहाँ नरेशन लिख देंगे, जो भी नरेशन क्या लिखी वही सेम लिखी। अब यहाँ पे हमारा जब ये आते हैं तो अब ये तो हम उधार में लिए। अब यहाँ से एक और बात आती है जो आती है डिस्काउंट का। क्या बात आती है, डिस्काउंट का। अब डिस्काउंट का कैसे आएगा, इसको भी हम जरा आप लोगों को बताएं।
डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट। Discount is two kinds. First one trade discount and another one cash discount. Trade discount never considered in accounts. Trade discount never considered in accounts. Never considered in accounts. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका वो अर्थ ये हुआ कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैसे? जैसे सपोज करिए एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राहुल ने गया और एक मटेरियल परचेज करने के लिए, और जब राहुल मटेरियल परचेज करने के लिए गया वेंडर के पास, तो वेंडर ने बोला कि उसका प्रोडक्ट का है 5,50,000। हाउ मच? 5,50,000। तो 5,50,000 में जब उन्होंने बात किया, तो बात करने के बाद ये हुआ कि ये मटेरियल जो है वो 5 लाख में लिया। कितने में लिया जाएगा? 5 लाख में। तो ये बात हो गई कि मटेरियल जो है 5 लाख में परचेज करेंगे कौन? राहुल। ठीक है, तो ये जो 50,000 यहाँ पे डिस्काउंट हुआ, इसको हम बुक में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नेवर कंसीडर्ड। कैश डिस्काउंट मस्ट बी कंसीडर्ड इन अकाउंट्स, मस्ट बी कंसीडर्ड इन अकाउंट्स, कंसीडर्ड इन अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट मस्ट बी कंसीडर्ड। कैश डिस्काउंट को हम कंसीडर करते हैं। हाउ? कैसे? जैसे समझिए ये 5 लाख रुपया में हमने वेंडर से खरीदा, जो अभी हमने लिखा था कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन हमारा एक वेंडर था, जो अभी आपका दूसरा एग्जांपल दे करके दिया। अब तीसरा एग्जांपल यहीं पे मैं उसी के साथ रिलेशन करके दिया। कैसे? कि जब गया वेंडर मोहन के पास राहुल ने, और राहुल ने क्या किया कि उससे मटेरियल परचेज करने की बात की, तो उसने मटेरियल का कॉस्ट बताया था 5,50,000। लेकिन राहुल ने उसको क्या किया? राहुल ने उसको बात करके उसको 5,50,000 को 5 लाख में लेके आया। तो वो जो 50,000 है दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट, और उसका कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो अब क्या होगा? तो 5 लाख की, इसका मतलब है इट मींस कि ओनली 5 लाख की अब बात होगी, और जो हमने 5 लाख की एंट्री करे थे और वहां पे क्या लिखे थे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 5 लाख। अब इसका अर्थ है कि मुझे 5 लाख मोहन को देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि मोहन ने, वेंडर ने ऑफर किया कि अगर आप ये 5 लाख का, अगर 5 लाख का आप अगर अभी पेमेंट कैश कर देते हो, तो मैं, या चेक जो भी हो, बैंक से थ्रू से, आरटीजीएस थ्रू से, आजकल तो आरटीजीएस ही थ्रू से होता है पेमेंट, तो चेक बैंक ही यूटिलाइज करें, वो बेटर होगा। तो अगर आप कर देते हो तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट क्या दूंगा? 2% कैश डिस्काउंट। तो 2% कैश डिस्काउंट दूंगा, इट मीन्स 5 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 10,000। इट मीन्स 4,90,000 जो है वो हम किसको देंगे? मोहन को देंगे। और मटेरियल कितना का था दोस्तों? 5,50,000 का, लेकिन हमने कितना दिया है उनको? 4,90,000। तो इसका मतलब बुक्स में कितना एंट्री हो रही है? 5 लाख का। हाउ मच? तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? तीसरा एंट्री, मोहन अकाउंट डेबिट टू, मोहन को देना कितना चाहिए था? तो 5 लाख देना चाहिए। 5 लाख। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन दे रहे हैं कितना? 4,90,000। हाउ मच दे रहे हैं? 4,90,000।
90। इट मीन्स ये जो 10,000 है, इस 10,000 को क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे बुक में, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहीं से जन्म ले लिया इसने एक नया वर्ड, दैट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसको हम यहाँ पे 10,000 लेते हैं। इसका मतलब ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। लेकिन क्या हुआ, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस आया, कैश डिस्काउंट में और ट्रेड डिस्काउंट में, कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी जो है उल्लेख नहीं किया गया है। ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी बुक्स में शो नहीं हो रहा है, और ये क्या हो गया है 10,000 जो हो रहा है, जो मैंने बोला था कि अकाउंट्स इज द लुकिंग ग्लास ऑफ द बिजनेस, दर्पण झूठ न बोले। अगर मान लीजिए 5 साल के बाद भी अगर देखेगा कोई इस एंट्री को, ट्रांजैक्शन को देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि 5 लाख की लास्ट बात हुई थी, जिसमें उन्होंने चूंकि पेमेंट तब दे दिया था, तो इसीलिए उनको 10,000 रुपया का हमने डिस्काउंट दे दिया था। वो उनके मोहन के बुक में भी दिखेगा, और हमारे भी अकाउंट्स में, जो हम राहुल का जो अकाउंट बना रहे हैं, उस राहुल के अकाउंट में भी दिखेगा कि हम लोगों को ये 10,000 रुपये इसीलिए मिला था कि हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया था, मतलब तुरंत पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट ये हो गया। तो हम अभी इसमें एक डिस्काउंट रिसीव, अब हम इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं जिसका डिस्काउंट अलॉट का, जब डिस्काउंट का बात चल ही गया है तो हम दोस्तों डिस्काउंट अलॉट का भी बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसे हमारे गोल्डन रूल्स है, तो गोल्डन रूल्स थ्योरेटिकली के लिए मैं आपको थ्योरी की क्लास लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए देयर इज नो नीड टू रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली माइंड से समझोगे बिजनेस को, एक बिजनेस को समझोगे, एक बिजनेस होती जो अकाउंट्स होती जो बिल्डिंग है उसके बारे में सोचोगे, जो हम देयर आर 2 मेन पिलर्स की बात किए थे, 4 सब पिलर्स की जो है, तो ये 4 और 2 6 जो है पिलर्स जो है, these 6 पिलर्स आर इफ यू अंडरस्टैंड, बिलीव मी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उनकी टर्मिनोलॉजी है, जैसे इनकम है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, लॉस वर्ड है, जो मैंने बताया था कि लॉस इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम पेमेंट वर्ड हैविंग नो चांस ऑफ रिकवरी एंड नो बेनिफिट। ये चीजों को समझोगे, इफ यू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली बिलीव मी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट में एक तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब जब हम अकाउंटिंग ग्रुप में जब जाते हैं तो कैश डिस्काउंट से 2 चीज आती हैं, एक तो आती है डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव को मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया था। अब डिस्काउंट अलाउड को भी, अब एज फॉर एग्जांपल जैसे गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 5 lakhs में सोहन, तो इसमें सोहन लिखा है, इसका सोहन, इसका मतलब ये सोहन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम 5 lakhs में मटेरियल को, सोहन को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट डेबिट $5 lakhs to sales account being goods sold to Soham rupees 5 lakhs। ये नरेशन। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्काउंट का, तो मैंने पहले बताया था कि डिस्काउंट जो होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट नेवर कंसीडर इन अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट मस्ट बी कंसीडर्ड इन अकाउंट्स। तो कैश डिस्काउंट को करना चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट की बात अगर आती है तो क्या आती है, अब हमने सोहन को सेल किया, अब सोहन को हमने ये दिया ऑफर कि अगर आप हमें अभी का अभी अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको हम 5% का जो है कैश डिस्काउंट, तो जब पेमेंट करेंगे वो, तो उस समय अगर हम
उनको डिस्काउंट देते हैं उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिडक्ट होता है उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो अब कैश डिस्काउंट कैसे होगा, तो सोहन हमें पैसे देंगे तो क्या होगा, वैसे कितना देना चाहिए था इनको, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन से जो ट्रांजेक्शन्स हुए थे वो कितने, हाउ मच, 5 लाख रुपीज को। तो सोहन को कितना देना था हमें, 5 लाख, लेकिन वो देंगे कितना, 4,75,000। व्हाई, बिकॉज हमने उनको 5% जो है कैश डिस्काउंट दे दिया। 5% कैश डिस्काउंट दे दिया तो ये 25,000 यहाँ पे आ गया। तो ये जो हो गया 5 लाख हो गया। तो ये है, हमने क्या बोला था कि अकाउंट्स में जो है आपको मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि देयर आर 2 मेन पिलर्स ऑफ अकाउंट, वन इज रिसीप्ट अनदर इज पेमेंट। उसके बाद देयर आर 4 सब पिलर्स, इनकम, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज के बारे में बात किए थे, लॉस के बारे में बात किए थे। अब यहाँ पे जब हम ये सीख रहे हैं तो यहाँ पे यूज ऑफ डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आ सकता है ये भी मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पे जो चलेंगे, अब एक चलते हैं यहाँ पे कि एक और एंट्री लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक और एंट्री लेंगे, उस एंट्री का नाम है क्या, कि हम इस जो पेमेंट ये आया, यहाँ पे आपने क्या देखा, एक इससे अर्लियर एग्जाम्पल जो था टेट में, वहां पे हमने दिखाए थे आपको कि डिस्काउंट रिसीप्ट, और यहाँ पे दिखाए हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीप्ट क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीप्ट इनकम हुआ, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंसेस हुआ। तो आपको ये टर्म सब सभी जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये जनरल एंट्रीज के फॉर्म में आ रहे हैं कि हम जनरल एंट्रीज बना रहे हैं। अब जनरल एंट्रीज को हम कन्वर्ट लेजर में करेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज में के लिए कुछ और एग्जांपल्स देंगे, और हम आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम आपको करवाएंगे यहाँ पे। तो अभी एक, अब जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लीजिए कैश ₹10 lakhs डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश ₹10 लाख डिपॉजिट, इसमें क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट, तो यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे, कैश डेबिट टू। तो इस सेशन में यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। तो थैंक यू।